Hello to everyone. My name is Anupam Singh Bhandari and I have completed my company secretaryship course. These days I am doing my training और जो मेरे जानकार हैं जो CS CMA के कोर्सेज में हैं वो लोग पूछते हैं कि यार थ्योरेटिकल नॉलेज को आप लोग किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो मैं सीख रहा हूँ वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ भी शेयर करूँ। तो मेरे पास ये YouTube का प्लेटफॉर्म है। अब मैं इसके माध्यम से आप लोगों के साथ भी वो प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है चार्ज चैप्टर से रिलेटेड। तो बेसिकली हुआ क्या था कि भाई मेरे CS मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई अनुपम ये चेक करो कि क्या सिंगल एसेट के अगेंस्ट हम मल्टीपल लोन ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि हमने एक एसेट के अगेंस्ट ऑलरेडी लोन ले रखा है। तो जो फर्स्ट पार्टी है उसके क्या राइट्स होंगे, एक प्रोसेस मुझे बताओ। अब मैंने उसके ऊपर R&D करना स्टार्ट किया। तो केस क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं पहले। मान लो ये सी कंपनी में मान लो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सी कंपनी ने लोन ले रखा है। अब लोन किन से ले रखा है? ग्रुप ऑफ बैंक से। SBI हो गया, एक्सिस हो गया, PNB हो गया, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तमाम इस तरह के 4-5 बैंक्स और हैं। यानी कि इन बैंक्स ने मिल करके लोन दे रखा है सी कंपनी को। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई बैंक लोन तो ऐसे देगा नहीं, बदले में कुछ गिरवी रखवाएगा। तो सी कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल एक तरह से एसेट है, वर्किंग कैपिटल को इन्होंने गिरवी रख रखा है। अब जो सी कंपनी ने सेक्शन नंबर 77 को फॉलो किया और सी कंपनी ने उस एसेट को, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रखा है, उस चार्ज को रजिस्टर करवा दिया CAG1 सबमिट करके। तो अभी तक की एग्जिस्टिंग कहानी क्या है कि एक कंपनी है, कंपनी ने लोन लिया है, बदले में गिरवी रखी है कुछ चीज़ें, और जिन एसेट को गिरवी रखा है उस एसेट का चार्ज क्रिएट करवा रखा है, CAG1 सबमिट कर रखा है ROC को। ठीक है भाई। अब सी कंपनी, अब आगे क्या कहानी चलती है कि जो सी कंपनी है वो एक और कंपनी से लोन लेना चाह रही है और लोन के बदले इसको भी वो कुछ गिरवी देगा। तो वो यही एसेट को इसको भी गिरवी रखना चाह रहा है। क्या वो सेम एसेट के अगेंस्ट लोन ले सकता है? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 77 कहीं पे भी कंपनी को नहीं स्टॉप करता कि आप इस एसेट के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते। अब पहली सिचुएशन, अगर मान लो ये कंपनी इस एसेट के अगेंस्ट इस कंपनी से भी लोन ले लेती है, तो जो फर्स्ट चार्ज होल्डर होगा वो ये कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स होंगे। फर्स्ट चार्ज होल्डर ये होगा और सेकंड चार्ज होल्डर ये हो जाएगा। अगर मान लो कल को कंपनी लिक्विडेट होती है तो इन सिक्योरिटीज़ को, इन एसेट को बेच करके पहले इन बैंक्स का पैसा चुकाया जाएगा, और अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो फिर इस कंपनी का पैसा चुकाया जाएगा। नाउ मेरे सामने अब सवाल ये उठा, क्या मुझे सी कंपनी जब इस कंपनी से लोन लेना चाहती है इस सेम एसेट के अगेंस्ट, क्या मुझे बैंक से पहले NOC लेना पड़ेगा? क्या मुझे बैंक से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? तो मैंने इसके ऊपर गूगल किया। गूगल करने पर मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं मिलती। मुझे दो कंसेप्ट वहाँ पे मिलते हैं, एक होता है फर्स्ट चार्ज होल्डर का, एक होता है पारी पासु रैंकिंग का। अगर ये जो कंपनी है ये इस एसेट के अगेंस्ट दोनों को इक्वल राइट दे देती है, मान लो इसने जो है लोन दे रखा है, बैंक ने लोन दे रखा है 60,000 करोड़ का, इसने लोन दे दिया 40,000 करोड़ का, तो 6:4 में ये सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो अगर पारी पासु रैंकिंग में कर रहा हूं तो फिर तो मुझे NOC लेना चाहिए। अब अगर मैं पारी पासु रैंकिंग नहीं कर रहा हूं फिर मुझे NOC लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस केस में तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट चार्ज होल्डर है और ये सेकंड चार्ज होल्डर है। जब तक फर्स्ट चार्ज होल्डर का अमाउंट सेटल नहीं हो जाता तब तक मैं इस सिक्योरिटी को, इस एसेट को इस कंपनी के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। नाउ पॉइंट अब कहां पे आ जाता है, क्या मुझे NOC लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? एज ए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस
मैं बैंक को इंटीमेट कर सकता हूँ कि साहब मैं इस कंपनी से भी फर्दर कैपिटल रेस कर रहा हूँ। फिर भी मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि क्या एनओसी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एनओसी लेना होगा तो फिर ये जो बैंक्स हैं ये थोड़ा ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं कि भाई हम आपको एनओसी नहीं दे रहे। अब हुआ क्या कि मैंने आर एन डी करी, तो जब जो सी कंपनी है, सी कंपनी और इन बैंक्स के बीच में लोन एग्रीमेंट तो हुआ होगा। उस लोन एग्रीमेंट में कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी। पूरा लोन एग्रीमेंट मैंने पढ़ा और कुछ पॉइंट्स मुझे मिले जहां से ये बात क्लिक हो रही है। यहां पे लोन एग्रीमेंट में लिखा था बैंक्स विल हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द सिक्योर्ड एसेट। एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पारी पासु रैंकिंग है वो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक ने लोन एग्रीमेंट में खुद लिख दिया कि जो बैंक है उनका फर्स्ट चार्ज होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इससे लोन लेता भी हूं तो इसका इन एसेट के ऊपर क्या रहेगा, सेकंड चार्ज रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यहां पे कहता है एज लॉन्ग एज बोरोवर्स नेम, यानी कि जो सी कंपनी है, बोरोवर्स नेम इज कमिंग इनटू द बैंक्स अकाउंट, प्रायर अप्रूवल हैज टू ऑब्टेन फॉर रेजिंग फर्दर कैपिटल। वो कह रहे हैं कि जब तक आप हमारे बोरोवर हैं, ठीक है, जब तक हमने आपको लोन दे रखा है, अगर इस दौरान आप किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हैं, फर्दर कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो आपको हमारा प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इस पॉइंट से मैं एकदम क्लियर हो चुका हूं कि मुझे एनओसी तो लेना ही पड़ेगा। अभी तक क्या था कि एनओसी ले या ना ले, एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस में ले सकता था, लेकिन जब मैंने उनको लोन एग्रीमेंट पढ़ा तो लोन एग्रीमेंट में साफ लिख रखा है एज लॉन्ग एज बोरोवर्स नेम इज कमिंग इन बैंक्स अकाउंट, ठीक है, प्रायर अप्रूवल हैज टू बी ऑब्टेन फॉर रेजिंग फर्दर कैपिटल। वो कह रहे हैं भैया हमसे प्रायर अप्रूवल ले लेना। तो प्रैक्टिकली देखो किस तरह से चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझी कि एनओसी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब अगर ये बातें लोन एग्रीमेंट में ना लिखी होती तो मैं क्या करता, मैं कंपनी को सजेस्ट करता, सीएस को सजेस्ट करता कि सर आप लोन ले लीजिए और इनको केवल इंटीमेशन दे देना। लेकिन जब मैंने और डिटेल में आर.एन.डी करी तो इस पॉइंट से मुझे पता लग गया कि नहीं भाई, ये प्रायर अप्रूवल की बात कर रहे हैं कि हमसे पूछ करके ही किसी और से आप लोन लेना। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि भाई आपको हर चीज़ गूगल में नहीं मिल सकती, आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि आप चीज़ें कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो लोन एग्रीमेंट से हम लोगों ने इस तरह की बातें ढूंढ ली कि हाँ एनओसी की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या होगा, एनओसी हम लोग लेंगे, ठीक है, और क्योंकि ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हो रहा है तो हमें CHG1 अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी के पास, ठीक है ना। CHG1 एक तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी होता है और मॉडिफिकेशन के लिए भी होता है। तो CHG1 में हम आरओसी को एप्लीकेशन लगा देंगे और आरओसी मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट हमें दे देगा CHG3 के अंदर, और ये हमारा पूरा कंप्लायंस यहाँ पर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इस तरह के और भी जो प्रैक्टिकल केसेस आएंगे मैं उनको भी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।